सब्जी वाली की बेटी कंघी पकड़कर एंकरिंग करती थी। फिर एक रोज मिनी स्कर्ट पहनकर उसने एक घर पर जाकर एक पार्टी में एंकरिंग की। उसके बाद जैसे ही वो घर वापस आती है, पिता उसे पीटते हैं और मारते हैं और कहते हैं कि तुमने कैसी बेहुदा हरकत की है। इसके बाद लड़की पलट कर जवाब देती है कि पापा, मुझे आप जैसी जिंदगी नहीं जीनी है, मुझे अपने बलबूते एक अच्छी लाइफस्टाइल और लैविश लाइफस्टाइल जीनी है। फिर यही लड़की आने वाले वक्त में एक गैंगस्टर से प्यार करती है, दो राज्यों की पुलिस को भिड़ाती है। और हाल की बात करें तो उसकी सीसीटीवी फुटेज में वो एक अपने से 2 गुने उम्र वाले शख्स के साथ होटल के कमरे में जाते हुए नजर आती है। उसकी जिंदगी कुछ ही घंटों बाद खत्म हो जाती है और रात होते होते फुटेज सामने आता है कि चावल की बोरी या कहें किसी आम बोरी की तरह उसे घसीटते हुए होटल के कमरे से बाहर लेके जाया जाता है। कहानी हर किसी को पता है इस लड़की के बारे में, नाम है उसका दिव्या पाहुजा। लेकिन बात आज गुरुग्राम पुलिस की उस गलती के बारे में कि कैसे अगर वो सही वक्त पर सही जगह पहुंच जाती तो आज कातिल, या हम ये खबर आपको बता भी नहीं रहे होते, वो फुटेज भी किसी के सामने नहीं आती। दरअसल गुरुग्राम पुलिस 10 कदम दूर आगे निकल जाती है, एक दूसरे कमरे के अंदर जाके खटखटाती है और देखती कमरा साफ है। फिर नीचे आके रिसेप्शनिस्ट को कहती है कि तुम बड़े बेवकूफ हो यार, तुमने हमें परेशान किया है, तुमने हमें गलत जगह बुला लिया, तुमने जो खबर दी थी वो बिल्कुल गलत है। लेकिन गुरुग्राम पुलिस से लापरवाही हुई कैसे? वो कैसे होटल के कमरा नंबर 114 में पहुंच जाती है, बल्कि कत्ल हुआ था होटल नंबर के कमरा नंबर 111 के अंदर। इसके पीछे की जो साजिश है, जो मिस्ट्री है, वो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। दूसरी चीज जो डिकोडिंग क्राइम में आज बात करेंगे, वो बात करेंगे एक चोटी वाला शख्स दिखाई दे रहा होगा आपको सीसीटीवी फुटेज में, जो आप अपनी स्क्रीन पर भी देख भी रहे हैं। इसी शख्स के बारे में कहा जा रहा है कि ये कौन है, कहां गया ये। पूरे हत्याकांड के दौरान इसकी कोई भी तस्वीर बाहर नहीं आई है। कौन है शख्स, इसके बारे में आज बात करेंगे। तीसरी जो बात हम करेंगे कि 10:42 पर पूरे होटल की लाइट बंद कर दी जाती है। उसके बाद यह पूरा हत्याकांड किया जाता है और BMW कार से ये कहां जाते हैं, क्योंकि जो अब तक जो मामला सामने आया है उसमें ये कहा जा रहा है कि ये हत्या वाली या मौका वारदात वाली जगह से 350 किलोमीटर दूर निकल गए थे। गडकरी जी ने अच्छी सड़कें बना दी हैं तो महज इस सफर को पूरा करने में 5 से 6 घंटे लगने थे। लेकिन जो हमारे पास फुटेज जो सामने आई है उसमें जो वक्त आप देखेंगे आपको पता लगेगा वो शाम की 6:30 बजे का है। मतलब रात की 11 बजे निकले ये और अगली शाम को 6:30 बजे, लगभग 18 घंटे बाद ये उस जगह पहुंचते हैं। इन 18 घंटों के बीच में ये कहां थे, क्या कर रहे थे, इसके बारे में क्या जानकारी है वो भी आज आपको बताएंगे। और आखिर में बताएंगे दिव्या पाहुजा की एंकरिंग के शौक वाली वो कहानी जिसे आज से पहले आपने कहीं और नहीं सुनी होगी। तो सबसे पहले डिकोड करते हैं गुरुग्राम पुलिस की गलती को। आप अभी जो इस वक्त यहाँ ये नीचे एक फुटेज देख रहे हैं सीसीटीवी की, ये है 2 जनवरी 4:18 की। इसमें देखा जा रहा है कि रिसेप्शन पर एक आदमी खड़ा हुआ है, साथ ही साथ काउंटर के अलग दूसरी साइड दिव्या खड़ी है, स्कार्फ बांधा हुआ है उसने अपने मुंह पर। साथ ही साथ एक चोटी वाला शख्स दिखाई दे रहा है और साथ में है अभिजीत। ये लोग बात कर रहे हैं रिसेप्शन पर। उसके बाद इनका कमरा अलॉट कर दिया जाता है और ये लोग अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। ये फुटेज है 4:18 बजे का, मतलब 2 तारीख को तड़के जो सुबह होती है 4:18, उस वक्त का ये सीसीटीवी फुटेज है। अब इसके बाद जो अभिजीत है वो होटल का मालिक है, बड़ा आदमी है, एक तरीके से होटेलियर है, कई सारे उसके होटल्स हैं और ये होटल भी उसी का था, लेकिन उसने लीज पर अनूप नाम के एक आदमी को दे रखा था और इस वक्त इस पूरे जो होटल है इसका पूरा जो देखरेख है वो अनूप कर रहा था। अक्सर जो 114 रूम का कमरा है वो अक्सर अभिजीत के लिए बुक रहता था, क्योंकि एक तरीके से होटल उसी का था, तो एक कमरा उसके लिए परमानेंट बुक रखा जाता था कि जब भी मालिक आएंगे, जब भी साहब आएंगे तो इस होटल में रुकेंगे, उनका जितना भी सामान वगैरह है वो वहीं रखा रहता था। लेकिन अब इस फुटेज में आप देख रहे हैं 3 लोग हैं, एक दिव्या है, अभिजीत है, साथ ही है चोटी वाला शख्स। अब उस दिन अभिजीत बोलता है कि 114 वाला जो कमरा है वो तुम लोग इन जनाब को दे दो, ये मेहमान है हमारे, ये उसमें रुक लेंगे, और खुद के लिए वो 111 नंबर का कमरा अलॉट करवाता है और उसमें जाकर दिव्या के साथ रहता है। अब जो अपडेट सामने आई है उसमें पता लगा है कि 3 महीने से ये लोग रिलेशनशिप में थे, दिव्या और अभिजीत।
लिव इन में रह रहे थे और इसी सिलसिले में दिव्या उसके साथ घुमा फिरा भी करती थी। लेकिन अभिजीत को पता चला था कि दिव्या के पास उसके कुछ अश्लील वीडियोज़ हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में वो दिव्या से बात करना चाहता था और उन चीज़ों को डिलीट कराना चाहता था, और इसीलिए वो दिव्या को होटल में लेके आया था। उसने सोचा था कि वो उससे बात करेगा। ऐसा ये जो पूरा कहना है ये अभिजीत का कहना है। अभिजीत ऐसी चीज़ें कह रहा है पुलिस के सामने, और इसीलिए वो होटल सिटी पॉइंट गुरुग्राम के दिव्या को लेकर गया था। अब 111 का जो कमरा था, रूम नंबर, उसमें ये लोग चले जाते हैं। पुलिस की तरफ से जो बयान आया, पुलिस से जो हमें पता लगा, उसमें करीब 5 बजे दिव्या को गोली मार दी जाती है। जब उनके बीच में झगड़ा होता है, वो बोलता है कि तुम मुझे पासवर्ड बताओ, या जो फुटेज है, जो सीसीटीवी तुम मतलब माफ़ करिएगा, जो अश्लील वीडियो तुम्हारे पास मेरे हैं उन्हें तुम डिलीट करो। दिव्या इस पर मना कर देती है। दिव्या लगातार उससे पैसे मांग रही थी और इसी पर गुस्से में आकर अभिजीत उसके सिर पर बीचों बीच गोली चला देता है और दिव्या मर जाती है। ये बात है 5 बजे की, वारदात होती है 5 बजे। इसके बाद कुछ देर बाद जो अभिजीत है वो नीचे आता है रिसेप्शन पर, और वहाँ पर आता है तो उसकी आंखें चढ़ी होती हैं। वो एकदम एक तरीके से गुस्से में होता है, आंखें चढ़ी हुई हैं एकदम पूरा, उस कहते हैं ना ड्रिंक व्रिंक करके आया, कोकीन मार के आया, और नीचे आता है। 5 बजे कत्ल करता है। 4 घंटे लाश के साथ वहीं पर बैठता है, लेटता है, जो भी वो अपने कमरे में करे। उसके बाद 9 बजे नीचे आता है, उस अवस्था में एकदम बेसुध है, आंखें उसकी चढ़ी हुई हैं, लाल हो रखी हैं, जिससे साफ पता लग रहा है कि उसने बहुत बुरा वाला नशा कर रखा है। अब रिसेप्शन पर आकर वो बोलता है कि ऊपर लाश पड़ी है, उठा लो और जाकर पुलिस को बता दो। अब जैसे ही जितने लोग नीचे खड़े थे रिसेप्शन पर उस वक्त जो थे, या होटल के जो लोग थे, वो जब ये सारी चीज़ें सुनते हैं कि मालिक आकर ये कह रहे हैं, तो स्टाफ के हाथ पैर फूल जाते हैं, उन्हें समझ नहीं आता वो क्या करें। और उसी वक्त वहाँ पर जो एक शख्स मौजूद था होटल का स्टाफ, वो अनूप को कॉल करता है। अनूप वही शख्स है जिसका इस वक्त होटल है, जिसने लीज पर होटल ले रखा है। वो उसको कॉल करता है। अनूप उस वक्त घर निकल जाता है। वो कॉल कर कर अनूप को कहता है कि साहब आप जल्दी होटल में आ जाइए, जो अभिजीत सर हैं उन्होंने एक बहुत बड़ा कांड कर दिया है। अब अनूप बोलता है मैं तो घर के लिए निकल गया हूँ, मैं वापस क्यों आऊँ, तुम मुझे बताओ हुआ क्या है। अब ऐसे में जो स्टाफ है वो बोलता है कि आप हो सके तो प्लीज़ यहाँ पर आ जाइए, ये हमसे हैंडल नहीं होगा, आपको आना होगा। अब जैसे ही अनूप वापस आता है, ये लोग बताते हैं कि साहब ने ऐसा ऐसा कर दिया है, बोल रहे हैं एक लड़की को मार दिया है जिसको लेकर आए थे, क्या करना है। अनूप इस पर पूछता है कि तुम लोग पक्के हो इस बात पर, क्या हुआ है पूरा मामला। तो इस पर वो बोलते हैं कि वो बस नीचे आए, उन्होंने हमसे इतना कहा कि लाश पड़ी उठा लो और पुलिस वालों को बता दो। अनूप कंफर्म करता है कि अभिजीत ने ऐसा बोला है, लाश वहाँ पड़ी है और पुलिस को बता दो। जब होटल के स्टाफ वाले बोलते हैं कि हाँ वो हमसे बोल कर गए हैं, इसके बाद अनूप कॉल करता है पुलिस को और सारी चीज़ बता देता है कि ऐसा ऐसा यहाँ पर हुआ है। अब पुलिस तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँच जाती है और इधर जो स्टाफ वाले हैं वो परेशान होते हैं कि हमारे होटल में इस तरह की चीज़ हो गई है, और ऊपर से जो अभिजीत सर हैं वो बोल कर गए हैं कि पुलिस वालों को बता दो। और इसके बाद पुलिस आती भी है, होटल में पुलिस पहुंचती है। पुलिस के आने के बाद पुलिस पूछती है बताओ कमरा नंबर क्या है, देखती है 114, ऊपर जाती है 114 कमरे में, और 114 के कमरे में अगर मैं आपको बताऊं तो मिस्ट्री मैन छुपा हुआ था, यानी मिस्ट्री मैन रुका हुआ था, जो चोटी वाला शख्स इस सीसीटीवी फुटेज में देखा गया। अब जब पुलिस वालों की जो पूरी टीम है, इमरजेंसी टीम उस वक्त वहाँ पर पहुँचती है, क्योंकि हड़बड़ी में ऐसी खबर पहुँचती है तो फटाफट पुलिस वाले सारे तैयार होते हैं और आते हैं वहाँ पर होटल में। अब कमरा नंबर 114 में जाते हैं, उस कमरे में जो हमेशा अभिजीत के लिए बुक रहता है, अभिजीत के लिए अलॉट रहता है, यानी कि एक तरीके से वो अभिजीत का ही कमरा था उस होटल में। वहाँ पहुँचने के बाद पुलिस देखती है सब कुछ ठीक है, कमरा भी एकदम ठीक है, सब कुछ तो परफेक्ट है, यहाँ हुआ क्या है। पुलिस वाले नीचे आते हैं और रिसेप्शन पर जो लोग मौजूद थे, जो होटल स्टाफ था, उन्हें बोलते हैं अरे यार तुम लोग बेवकूफ़ हो, यहाँ कुछ भी नहीं हुआ, मुझे फर्जी आके तुम लोगों ने हमें डिस्टर्ब किया, ये क्या तरीका होता है। पुलिस वाले उन पर ही चढ़ जाते हैं और उन्हें इस तरीके से डांटने लगते हैं और फिर वहाँ से चले जाते हैं। अब इधर पुलिस वाले चले जाते हैं, उधर अभिजीत फिर से आता है, 10 लाख रुपए निकालता है, 2 लोगों को फ़ोन करता है, उसके 2 लोग कोई जानकार थे बलराज और रवि, उन्हें बुलाता है कि फटाफट गुरुग्राम के इस होटल में आ जाओ, एक काम करना है। इधर से वो 2 शख्स निकल जाते हैं। यहाँ वो जो होटल स्टाफ है उनको बोलता है कि इस लाश को ठिकाने लगाओ और जो लाश है उसे ले जाकर मेरी BMW में डालो, नीले कलर की जो BMW खड़ी थी। और इसके बाद जो होटल स्टाफ वगैरह हैं वो 10:42 के आसपास लाइट बंद करते हैं, क्योंकि कुछ सीसीटीवी फुटेज ऐसे आए हैं जिसमें बिल्कुल अंधेरा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा, और लाश को ले जाकर वो लोग जो दिव्या की लाश थी उसे BMW में डालते हैं। अब इधर ये पूरी तहकीकात चल रही थी, पुलिस आती है, पुलिस वापस भी चली जाती है। उधर दिव्या की बहन परेशान हो रही होती है कि भाई मेरी दीदी का अब तक कुछ पता नहीं है, वो अभिजीत के साथ गई हैं। इतना उसे ये चीज़ पता थी कि जो बहन है वो अभिजीत के साथ रह रही है, उसके साथ घूमती फिरती है, इसीलिए बहन आती है उस होटल में, उसे पहले से पता होता है। वो होटल में आके पूछती है
जांच पड़ताल करती है। लेकिन होटल वाले कुछ बताते नहीं, बोलती है मुझे सीसीटीवी फुटेज दिखाओ अगर मेरी बहन यहाँ पर नहीं आई, तब भी होटल वाले डिनाई कर देते हैं। इसके बाद वो फिर पुलिस के पास जाती है, पुलिस को बताती है कि देखिए ऐसी ऐसी सारी चीज़ें हैं। इससे पहले जब दिव्या की जो बहन है वो होटल आती है तो वहाँ पर वो देख लेती है कि उसकी बहन की अंगूठी पड़ी होती है, खून के कुछ निशान उसे दिख जाते हैं, क्योंकि जब ये लोग दिव्या को खींच कर एक वाइट चादर में लपेट कर लेकर गए BMW तक डालने के लिए उसकी डिग्गी में, तो जो खून के निशान थे वो इधर उधर कहीं लग गए थे। और ये चीज़ दिव्या की बहन ने नोटिस कर ली, वो पुलिस के पास जाती है, उसका शक गहरा जाता है और डंकी की चोट पर बोलती है कि आप मानिए ना माने वहाँ पर कत्ल हुआ है या वहाँ पर कुछ अनहोनी हुई है मेरी बहन के साथ। लेकिन पुलिस वाले बोलते हैं हम तो चेक कर आए, ऐसा कुछ नहीं है। अब जब पुलिस वाले रात को जाके चेक करते हैं, उतने बीच में ये लोग लाश को ठिकाने लगा देते हैं। कई घंटे बीत जाते हैं, 7-8 घंटे बीत गए। उसके बाद पुलिस वाले दोबारा उस होटल में जाते हैं और तब तक जो लाश थी दिव्या की वो वहाँ से हट जाती है, किसी को पता नहीं होता। लेकिन बहन जब बार बार जोर डालती है आप सीसीटीवी चेक करिए, तब जाकर जो पुलिस वाले हैं वो सीसीटीवी देखते हैं और सीसीटीवी में उन्हें जो दिखता है वो अब आप सबके सामने है। वो एक तरीके से इतनी बड़ी वारदात बन चुकी है, किस तरीके से पहले एक लड़की का कत्ल किया गया, फिर उसकी लाश को ठिकाने भी लगाया गया, BMW तक लेकर जाया गया, और तो और भी तरीके अपनाए गए खून के धब्बों को मिटाने के लिए, साजिश किसी को पता ना चले ये सब छुपाने के लिए। तो वो अभिजीत ने कैसे क्या तरीके लगाए, किस तरीके से BMW को कहाँ कहाँ भेजा गया और कैसे लाश को ठिकाने लगाने की पूरी प्लानिंग की गई, आप वो भी समझिए। BMW गाड़ी, अब लाश को तो उसमें रख दिया गया, लेकिन जब पुलिस की FSL टीम या फॉरेंसिक वाली टीम जब होटल की छानबीन करती है तो उन्हें एक पोछा मिलता है। अब इस पोछे में क्या खास बात थी, ये पोछा पेट्रोल में पूरा भिगाया गया था। अब FSL टीम को शक है कि हो सकता है इसी पोछे का इस्तेमाल खून को साफ करने में इस्तेमाल किया गया होगा। अब ये बहुत बड़ा सबूत हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से एविडेंस को मिटाने की कोशिश की गई है उसमें जितने भी होटल स्टाफ हो सकते हैं वो सारे इसमें अगर सम्मिलित हों या किसी भी तरीके से उन्होंने सबूत मिटाने की कोशिश की हो तो वो सब भी इसमें फंस सकते हैं। अब मैं ये चीज़ आपको क्यों बता रहा हूँ, तो दरअसल ये चीज़ें बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि देखिए आप भी अगर जॉब करते हैं, कहीं नौकरी करते हैं और जो आपके सुप्रीम बॉस हैं या कहें जो सुपर बॉस है, इमीडिएट बॉस नहीं, सुपर बॉस या जो मालिक हैं वो BMW ऑडी जैसी गाड़ियों में आते हैं, आपको लगेगा कितने पैसे वाले हैं। उसके बाद अगर बाहर उतरते हैं और आप देखते हैं कि मालिक के साथ एक मॉडल है जो काला चश्मा पहने हुए है और बहुत ही बोल्ड है, और मालिक सीधा होटल के कमरे में मॉडल को लेकर चले जाते हैं, जो अक्सर 114 नंबर का कमरा मालिक के लिए बुक हुआ करता था, यानी यहाँ पर कहें अभिजीत सर के लिए 114 नंबर कमरा हमेशा बुक रहता था। अब क्योंकि मालिक जो कहते होटल स्टाफ के लिए वो कहते कि पत्थर की लकीर हो जाती थी, वो उनके लिए कुछ भी कर गुजरते थे। तो इसी सिलसिले में जब अभिजीत 9 बजे नीचे आके कहता है कि लाश पड़ी है ऊपर, पुलिस वालों को बुला लो, फिर ये नशे की हालत में वापस चले जाता है, लाश के पास जाकर बैठता है, सोता है, कमरे के अंदर क्या करता है ये नहीं पता, लाश वहां पड़ी हुई थी वहीं जाके बैठ जाता है। इसके बाद होटल साहब परेशान हो जाता है। अगर यही चीज किसी और होटल में होती तो फौरन ही पुलिस को फोन किया जाता कि बताया जाता कि एक शख्स ने आके ये चीजें कही हैं, इन्हें गिरफ्तार कर लीजिए। अब बात ये भी सामने आ रही कि जो गुरुग्राम पुलिस 114 नंबर कमरे में जाती है, उसके बाद किस तरीके से जब गुरुग्राम पुलिस निकल जाती है 10:42 के आसपास पूरे होटल की लाइट ऑफ हो जाती है, या कहें इस तरीके से बंद की जाती है कि सीसीटीवी फुटेज में कहीं भी जो चादर में लपेट कर लाश को जो घसीटा जा रहा है उसके फुटेज सामने ना आ पाए। लेकिन फिर भी जो फुटेज सामने आते हैं उसके बाद BMW कार में इसको डाला जाता है। तो होटल के 2 स्टाफ मदद करते हैं, जिसे अभिजीत कहता है कि 10 लाख रुपए लो और इसको गाड़ी की डिक्की में डाल दो। तो दोनों जो स्टाफ थे होटल वाले, उन्हें फिलहाल के लिए तो अरेस्ट कर लिया गया है, लेकिन गाड़ी चलाकर कौन लेके जा रहा था इसके बारे में बता दें तो बलराम और रवि है, बलराज और रवि ये गाड़ी लेकर जाते हैं। अब तक बात सामने ही आ रही थी कि 2 स्टाफ तो जिन्होंने पहले ठिकाने लगाए BMW की गाड़ी में, फिर 2 लोग जो गाड़ी चलाकर लेके जा रहे थे। लेकिन हमारे पास एक फुटेज है, ये है 3 जनवरी 2024 का, शाम के बचे हैं 6:30 और ये टोल प्लाजा है। मैं टोल प्लाजा का नाम बता दूं, गांडा खेड़ी टोल प्लाजा है। उस पर शाम को 6:30 बजे ये दिखाई दे रहा है कि ये गाड़ी गुजर रही है। जिन्होंने भी चश्मदीदों ने इस गाड़ी को देखा उन्होंने कहा कि इसके अंदर 3 लोग मौजूद थे। अब गांडा खेड़ी टोल प्लाजा से ये गाड़ी निकलती है, वहां से 10 से 15 मिनट दूर एक पटियाला बस स्टैंड है जहां पर एक प्राइवेट पार्किंग में ये इस गाड़ी को रोकते हैं, वहां पर पर्ची कटवाते हैं। मैं समय बता देता हूं, वो समय था 7:30 से लेकर 7:50 के बीच का ये समय है, जहां पर 3 लोग उस गाड़ी से निकलते हैं और अलग अलग बस में जाकर आगे की ओर चले जाते हैं। अभी ये 3 लोग कौन थे, क्योंकि 2 लोगों के बारे में जानकारी थी और अभिजीत, ये 3 लोग तो अरेस्ट हो चुके हैं। गाड़ी के अंदर भी 3 लोग हैं।
अब अभिजीत अपनी महंगी BMW कार किसी को आए गए को तो दे नहीं सकता, अपने किसी भरोसेमंद को ही देगा। तो इस 3 लोगों के बारे में जानकारी जुटाने में पुलिस लगी है। और जो दिव्या पाहुजा है, दिव्या पाहुजा की लाश को पुलिस मान के चल रही है कि गंगाखेड़ी की जो नहर है, क्योंकि तेज बहाव वाली वहां पे नहर है, वहां पर फेंका गया होगा ताकि ये लाश बह के बहुत आगे निकल जाए और कोई सबूत ही ना बचे। इसके बाद जो इन्होंने क्या किया होगा, जानबूझकर प्राइवेट पार्किंग में, जो पटियाला की प्राइवेट बस पार्किंग के आसपास गाड़ी रोकी, पर्ची कटवाई और तीनों अलग अलग जगह निकल गए। उसके बाद जैसे ही अभिजीत अरेस्ट होता है, अभिजीत कहां से अरेस्ट होता है? अभिजीत उसी कमरे से अरेस्ट होता है जिस कमरे में उसने दिव्या पाहुजा की हत्या की थी। अब इन सब पूरे प्रकरण में जो सबसे बड़ी बात है मोबाइल फोन, क्योंकि जिस तरीके से अभिजीत ने कहा कि दिव्या पाहुजा के पास मेरे कुछ अश्लील तस्वीरें थीं जिसे लेकर वो अक्सर ब्लैकमेल करती थी। उसने ये भी कहा कि दिव्या पाहुजा कई बार उससे पैसे ले चुकी है, कई बार कहीं उसे घूमने जाना होता था, अक्सर उसकी वो पैसे दे दिया करता था, लेकिन इस बार उसने अति कर दी थी, उसने बार बार उसे ब्लैकमेल कर रही थी, इस वजह से उसने उसे गोली मार दी। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो मोबाइल फ़ोन मिलने के बाद ही पता लग पाएगा, क्योंकि मोबाइल फ़ोन का अब तक कोई ट्रेस हो ही नहीं पाया है। अब मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, मर्डर हुआ था जो जनवरी की रात को, तो मर्डर 2 जनवरी को मर्डर हो गया उसका शाम के 5 बजे, लेकिन 2 जनवरी को ही सुबह 7:07 के आसपास या 7 बजे ही उसका फ़ोन स्विच ऑफ जाने लगा था, जिसके बाद दिव्या पाहुजा के जो परिवार वाले थे वो परेशान होने लगे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि उनकी बेटी का फ़ोन लग क्यों नहीं रहा, और उन्हें ये तो पता था कि वो अभिजीत के साथ गई है, किस होटल में गई हैं, लेकिन फ़ोन ना लगना एक बहुत बड़ा शक पैदा कर रहा था, जिसकी वजह से बहन उस मौका वारदात पर पहुंचती है पुलिस को लेकर। अब जो पुलिस अपनी तफ्तीश में धीरे धीरे जब काम कर रही थी तो वो उस कार को भी ढूंढ लेती है। पता लगता है कि पटियाला की जिस बस स्टैंड पे एक गाड़ी खड़ी की गई थी वहां पर पुलिस पहुंचती है। उसके बाद इसे तमाम कोशिश की जाती है, क्योंकि ये बहुत हाईटेक गाड़ी है, डिक्की खोलने की। तो पहले कहा जाता है कि डिक्की खुल नहीं रही है, अब डिक्की खुले भी कैसे? अब इतनी महंगी गाड़ी के कोई भी डिक्की खोल लेगा तो फिर तो बात ही क्या रह गई। तो डिक्की खोलने के लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ी। उसके बाद डिक्की खोली गई, कार का दरवाज़ा खोला गया तो पता लगा उसमें खून के धब्बे मिले ज़रूर हैं। अब ये खून के धब्बे दिव्या पाहुजा के ही हैं कि कोई और भी है इसमें, इसके बारे में अब तक जानकारी नहीं है, पुलिस जांच कर रही है। लेकिन जिस तरीके से हम आपको एक फुटेज दिखाने की कोशिश करते हैं, पुलिस पूरे सीन को रिक्रिएट कर रही है। BMW की डिक्की खोलकर वो उसमें अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं और समझना चाह रहे हैं कि किस तरीके से लाश को इसमें छुपा कर रखा गया होगा। और कई जिलों से इस गाड़ी को गुजरी और कई टोल प्लाजा से गुजरी और किसी को इसके बारे में जानकारी नहीं लगी। तो जो BMW कार है, क्योंकि हाईटेक कार थी, तो जबरदस्ती जब आप दरवाजा खोलते हैं, डिक्की खोलते हैं, तो इसकी जो मास्टर कंट्रोल है वो पूरा लॉक हो जाता है। अब इसमें आप जितनी भी चाहे उतनी चाबी दे लीजिए, कुछ दे लीजिए, स्टार्ट नहीं हो रही है। तो फिलहाल के लिए जो गुरुग्राम पुलिस है ये जो बस स्टैंड से लेकर गुरुग्राम तक इसे टो करके लेके आ रही है और ये समझना चाह रही है कि गाड़ी कहाँ गई होगी, इसे कौन लेके गया होगा, जो 3 लोग उसमें से बाहर आए थे वो किस किस बस में कहाँ गए होंगे, ये जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो कई सारे जो टोल प्लाजा है उसमें जब बहुत गौर से देखा गया तो 3 लोग नजर आ रहे हैं, 3 गिरफ्तार हो चुके हैं, 3 ये हैं, 6 लोग के नाम आप मान के चलिए कि 6 लोग तो हैं ही हैं। इसके अलावा और कौन कौन हो सकता है इसमें, इसके बारे में भी खंगाला जा रहा है और समझना चाह रहे हैं पुलिस वाले भी कि किस तरीके से ये मर्डर अंजाम दिया गया होगा। अब जो दिव्या पाहुजा है, कोई लड़की गैंगस्टर से मिली हुई थी, अब वो इस बहुत बड़े जो होटल है अभिजीत, इससे भी मिली थी, इससे प्यार हो जाता है, ऐसा अभिजीत का कहना भी था। लेकिन जो दिव्या पाहुजा है वो बचपन से इतनी ज़्यादा अमीर नहीं थी। उसके पिता सब्जी बेचा करते थे या फल बेचा करते थे, लेकिन वो एक अलग ही दुनिया चाहती थी। उसका कहना था कि भैया मैं इतनी जल्दी मैं अपने परिवार की तरह गरीब नहीं रहना चाहती, मैं अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती हूँ। और इसके लिए उसने क्या मशक्कत की और कैसे वो गैंगस्टर या कहें गुरुग्राम के सबसे बड़े गैंगस्टर से वो दोस्ती कर लेती है, उसके साथ पार्टी करने मुंबई चली जाती है, 2 राज्यों की पुलिस को फंसा देती है, ये भी आज आपके लिए जानना ज़रूरी है। दिव्या, जैसे अब कई जगह आप लोगों ने सुन भी लिया होगा, देख भी लिया होगा कि सब्जी वाले की बेटी है, एक फ्रूट सेलर थे उसके पापा, लेकिन सही मायने में ये लोग गुरुग्राम में रहा करते थे और इसके जो पिताजी हैं वो दिव्यांग हैं और साथ ही साथ सब्जियों और फलों का मतलब एक तरीके से ठेला लगाते हैं, वो बेचा करते थे। इनके लिए सिर्फ रोटी खा लेते थे, एक छोटा सा मकान था, बस इतना ही था। कोई लाइफ लेविश नहीं थी जिस तरीके की दिव्या को चाहिए थी। दिव्या के घर में उसकी माँ थी और उसकी एक छोटी बहन थी। दिव्या को हमेशा से एक बड़ा बनने का बहुत बड़ा शौक था, वो चाहती थी उसके पास भी गाड़ियाँ हों, लेकिन
दिव्या हमेशा से ये ज़रूर चाहती थी कि वो जो कुछ भी करे अपने दम पर करे, किसी का ऐसे मदद ना ले, किसी के सामने झुके नहीं। वो हमेशा बस इतना सोच कर चलती थी कि उसे जो भी करना है, आने वाले वक्त में उसे अपना नाम कमाना है, तो वो अपने दम पर करेगी। और उसका सपना था बचपन से ही कि वो मॉडलिंग और एक्टिंग करियर बनाएगी। ये सारी चीज़ें बताई हैं दिव्या की दोस्त ने, जो 2016 तक उनके साथ कनेक्टेड थी। दरअसल दिव्या की दोस्त का कहना है कि बचपन में से ही दिव्या चाहती थी जब भी वो स्कूल जाती तो हर किसी से बोलती कि मैं बड़ी होकर एक्टर बनूंगी, मॉडल बनूंगी, मैं एक सफल करियर बनाऊंगी अपना। धीरे धीरे वो बड़ी होती गई, जैसे जैसे 8th 9th 10th में पहुंची, उसे एंकरिंग का शौक लग गया। जब उसने टीवी वगैरह देखा तो वो क्या करती है, उसके घर में जो भी कोई ट्यूब हो गया, कोई भी ऐसी चीज़ हो गई जिसे वो माइक बना सके, जैसे कि हम कॉम यूज़ करते हैं, उसको यूज़ कर लेती थी। उसको वो माइक बनाती, शीशे के सामने प्रैक्टिस करती, कुछ भी बोला करती। और यही सब चीज़ें धीरे धीरे उसके स्कूल तक भी पहुंच गई। अब स्कूल में जो छोटे मोटे फंक्शन होते, कुछ और ऐसी एक्टिविटी होती, तो दिव्या को उसमें मौका मिलने लगा और दिव्या लगातार अपने आप को उसमें निखारती रही, अपने आप को पॉलिश करती रही। अब इसी सबको देखते हुए किसी एक शख्स की उस पर नज़र पड़ी, और जो बाहर पार्टियाँ जो होती थी, घर में पार्टी हो रही है, किसी के घर का फंक्शन हो रहा है, वहाँ पर दिव्या को बुलाया जाने लगा। और दिव्या वहाँ पर एक होस्ट की बतौर होस्ट काम करती, वहाँ पर पार्टी को एंटरटेन करती और एक अच्छे एंकर की भूमिका निभाया करती थी। अब यहाँ तक सब कुछ ठीक था, उसके घर वाले भी देख रहे थे कि हमारी बेटी अपना एक शौक़ पूरा कर रही है। लेकिन एक बार यही सब चीज़ें करते हुए दिव्या को एक क्लब से ऑफ़र आया। एक क्लब में उसे एंकरिंग करनी थी, उसे एक एज अ होस्ट बुलाया गया कि आपको हमारे इस पूरी एक इवेंट हो रहा है, उसको होस्ट करना है। अब इसके लिए दिव्या ने मिनी स्कर्ट पहना और वो उस इवेंट को होस्ट करने चली गई। रात को जब वो घर लौट कर आई तो उसके पिता जग रहे थे, काफ़ी गुस्से में थे, और पिता ने उसे खूब मारा, थप्पड़ भी मारे और उससे कई सारे सवाल भी किए और उसे एक तरीके से वार्निंग दी कि तुम इस घर की बेटी होकर ये सब नहीं कर सकती। तुम्हें एंकरिंग करनी है करो, लेकिन जिस तरीके के तुम कपड़े पहन रही हो, जिस तरह से तुम्हारा चाल चलन, जिस तरह से तुम ये अभी से काम कर रही हो, अभी तुम्हारी पढ़ाई लिखाई की उम्र है, तो ये अच्छी चीज़ नहीं है। इस पर दिव्या ने अपने पिता को जवाब दिया। उसने बोला कि पापा, मुझे आप जैसी ज़िंदगी नहीं चाहिए। आप अभी तक हम सिर्फ फ्रूट बेच रहे थे, सब्जी बेच रहे थे, उससे हमारे घर का कितना गुजारा होता था। मुझे एक अच्छी लाइफस्टाइल जीनी है और मुझे अपना करियर बनाना है। ये सारी चीज़ें दिव्या ने अपने पिता को कही। अब इसके बाद उसने पिता के सामने कभी एंकरिंग नहीं की, कभी ऐसे कपड़े नहीं पहने, लेकिन वो छुप छुप कर लगातार पार्टीज़ में जाती रही, होस्ट करती रही, अपना काम करती रही। और इसी पूरे सिलसिले में वो मनीष माथुर नाम के शख्स से मिली, वही मनीष माथुर जिसने दिव्या को संदीप गाडोली गैंगस्टर से मिलवाया था। और यहीं से यूँ कहें कि दिव्या के बुरे दिन शुरू हो गए। भले उसे सब कुछ मिला, उसको एक लाइफस्टाइल मिली, छोटे मोटे एड्स भी उसे मिले थे अखबार में, उसकी कई सारी ऐसी कटिंग्स में जिसमें उसने ऐड किए हैं सीमेंट के लिए, और कई छोटे मोटे जो भी एड्स होते हैं वो उसने किए, प्रोडक्ट को भी लॉन्च करवाया। लेकिन जैसे ही वो संदीप गाडोली से मिलती है, उसके बाद आप अगर पूरा क्रोनोलॉजी देखें, पूरी एक एक चीज़ समझें, तो एक तरीके से उसके बुरे दिन ही शुरू हो गए। उसने अपने पिता की बात नहीं मानी, उनके अगेंस्ट गई। उसको करियर बनाना था, वो करियर अच्छे तौर पर भी बना सकती थी, एक अच्छी होस्ट, एक अच्छी एंकर भी बन सकती थी, लेकिन उसने पार्टीज़, क्लब्स में जाना और ऐसे लोगों से मिलना समझा। और फिर उसके बाद उसका गैंगस्टर से कनेक्शन सामने आया। उसमें भी कई सारी कहानियाँ आई कि गैंगस्टर्स को उसके लिए प्लान किया गया था, मतलब एक गैंगस्टर की लाइफ में पुलिस ने उसको प्लान किया। ये कहानी भी सामने आई कि कोई एक दूसरा गैंगस्टर उससे मिला, उसे पैसे देने की बात कही, उसकी माँ को पैसे देने की बात कही, ये कहा कि तुम्हें घर भी मिलेगा, तुम संदीप गाडोली को मरवा दो। तो इस तरीके के जब चक्रों में वो फंस गई तो उसकी लाइफ बर्बाद हुई। 7 साल के लिए उसे जेल की सज़ा भी काटनी पड़ी और अभी भी उस पर से केस ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन वो दुनिया को अलविदा कहकर चली गई। देखिए, सपने देखना कोई गलत बात नहीं है, सपनों को देखकर पूरा करना ये कहीं से भी गलत चीज़ नहीं है, लेकिन सपने देखकर जल्दी जल्दी अगर आप सोचें कि मैं बहुत जल्दी सब कुछ हासिल कर लूँ, ये चीज़ें गलत हो जाती हैं। और इसी चक्कर में, क्योंकि देखिए अभी जो दिव्या पहूजा की जो हत्या हुई, उसकी उम्र थी 27 साल। 27 साल में वो 7 साल जेल में रही है। अब इसके बाद आप समझ लीजिए कि 20 साल की उम्र में जब वो एक गैंगस्टर से उसका रिश्ता जुड़ता है और कैसे 2 राज्यों की पुलिस के बीच में फंसती है, और खुद वो जज साहब के सामने कहती है कि जज साहब, मैं गैंगस्टर और पुलिस वालों के बीच में फंस चुकी हूँ। अब ये मतलब कोई भी कह सकता था। 20 से 25 साल की उम्र वाली कोई लड़की अगर ये चीज़ कह रही तो आप समझिए कि किस कदर उसे पैसे कमाने की इतनी जल्दी होड़ थी, उसे बहुत जल्दी बहुत बड़ा बनना था। और जिस तरीके से बातें सामने आने लगी, जो मुंबई पुलिस की चार्जशीट में भी ये कहा गया कि देखिए भैया, इन्हें ये लुभावना दिया गया था कि भैया तुम्हारा घर जो है वो जल्दी बन जाएगा, और जिसके लिए इसकी माँ ही इसे फोर्स कर रही थी कि जाके संदीप गाडोली से
दोस्ती करो, उसे स्वांग रचो प्यार का, अगर तुम उसे मरवा दोगी तो तुम्हें घर मिल जाएगा बना बनाया। अब ये लड़की की उम्र देखिए, क्या उम्र है। और आप ठीक है, जेल से बाहर आने के बाद अगर बात करें, जो 27 साल की जो लड़की है, उसका जो आशिक है या जो अभिजीत है, उसकी उम्र कितनी है? 56 साल, 2 गुनी उम्र है उसकी। इसके बाद अभिजीत उसको गोली मार देता है। कमरे के अंदर क्या हुआ, अश्लील तस्वीरों के लेकर ब्लैकमेलिंग का खेल चल रहा था। बहुत छोटी उम्र है। अगर वो अपना कैरियर एंकरिंग में बनाना चाहती, 7 साल अगर जेल में नहीं रहती और 7 साल आगे बाहर रहती, आज के टाइम पे डिजिटल मीडिया में वो बहुत बड़ी बन सकती थी। लेकिन उसने कोई और रास्ता चुना। उसने सोचा कि फटाफट पैसे कमाया जाए, फटाफट घर ले लिया जाए। इतनी कम उम्र में मैं अगर अपने कोठी बना लूंगी, गाड़ी होगी मेरे पास, पैसे होंगे, तो मुझे वो जिल्लत वाली जिंदगी जो मेरे पिता जिया करते थे वैसी नहीं जीनी पड़ेगी। लेकिन आज उसके पिता दिव्यांग हैं, जिंदा हैं, कैमरे के सामने आके कह रही कि मेरी बेटी बेगुनाह है। और वही बेटी जो इतनी जल्दी पैसे कमाने के चक्कर में एक बार गैंगस्टर के बीच में फंस चुकी थी और आज वो इस दुनिया को अलविदा कह चुकी है। तो आप सबसे गुजारिश है कि सपने देखिए, लेकिन सपने को पूरा करने के लिए आप कोई ऐसा गलत कदम ना उठाएं जिससे आपको ही नुकसान हो।